लास्ट सेशन में हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल देखने की कोशिश की. वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर मॉड्यूल विच इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल. आई होप आपने कंटेंट लिख लिया होगा. आई होप आपने कंटेंट जितना हो सके याद किया होगा, तभी जाकर आगे बढ़ने का मतलब रहेगा. सो वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल द मॉड्यूल्स वन आफ्टर अनदर. Before we move ahead towards those modules, let us try to towards another module. Let us try to revise the things which are there in front of our screen. The things which we saw in the last part was sales and distribution module. We need to learn that. We need to write it. We need to make it sure that the features are more important as compared to the process which we saw. The sales and distribution is considered to be the one of the most important module in an organization, and it would be helping us in sales and distribution of products and services, starting from inquiry to delivery, इंक्वायरी टिल द ऑर्डर टिल द एंड ऑफ द डिलीवरी. ऐसा आपको ये लिखना होगा. ओके, एंड होगा ये डिलीवरी से. देन इट हैज सम फीचर्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. वी सॉ 5 जिसमें पहले सम स्ट्रक्चर वुड बी मेड. सो वो स्ट्रक्चर में वी हैव समथिंग नोन एज सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इफ यू रिमेंबर, जिसमें अपन प्लांट्स, सेल्स ऑफिस, स्टोरेज लोकेशन, उनका पहला एक फॉर्म जैसा लेआउट बनाकर लेंगे. देन वी वुड बी एडिंग असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, जिसमें अपन असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टू द एक्टिविटीज क्रिएटेड अबव, ऐसा आप लिखोगे वहाँ पर लाइक. और फिर लाइक लिखकर अपन ने लिखा था कि डिवीजन, सेल्स एरिया, सेल्स ऑफिसेज, स्टोरेज लोकेशंस, ऐसा आप लिख सकते हो, और एटसेट्रा लिख सकते हो, या तो फिर 3 से 4 लिखकर यू कैन जस्ट लीव इट. ओके, थर्ड में अपन प्राइसिंग कंपोनेंट, जिसमें कंडीशन आप बनाओगे, कंडीशन टेबल्स, उसके बाद कंडीशन के टाइप्स और कंडीशन के सीक्वेंस. ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे इन द थर्ड वन. फोर्थ वन इज समथिंग जहाँ पर लिखा पड़ी डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, जिसमें अपन सेटअप करेंगे सेल्स डॉक्यूमेंट बेसिकली, जिसमें अपन वी वुड बी राइटिंग द billing. It would be consisting of what the contents the bill would contain. Also it would contain the tax related information. So basically the format of the bill would be set in the fourth part. Fifth one, we would be setting up customer data and its configuration, because customer data is also something which would be fed into the system. He would be the one who would be purchasing the products. So उसका डेटा भी अपन को सिस्टम में देना पड़ेगा. उसका मास्टर डेटा डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी कर सकता है कि क्या मास्टर डेटा वो एंटर करे कस्टमर रिलेटेड. ज़्यादा हो सकता है, या फिर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, इतना भी हो सकता है. नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस हो सकता है अगर शिफ्ट करवा रहे तो, वगैरह वगैरह. तो ये सब डिपेंड करेगा. अपन को ये कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन लॉजिक ऊपर ऊपर से समझना है कि पहले फॉर्म बना, फिर उसमें असाइन हुआ, फिर उसमें प्राइसिंग हुई, फिर उसमें डॉक्यूमेंट, और फिर उसमें कस्टमर का मास्टर. लास्ट वन वुड भी, तो ये भले ही फीचर्स नाम दिया इन्होंने, लेकिन ये एक प्रकार से सिस्टम किस तरीके से पूरा बनेगा, वो मॉड्यूल किस तरीके से बनेगा, ये इन्होंने लिखने की कोशिश की है. तो एक के बाद एक ही आएगा, इसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता. बेसिकली दिस इज लाइक अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली. ट्राई टू रिमेंबर इन द सेम मैनर. देन वी सॉ समथिंग नोन एज प्रोसेस, जिसमें पहला आएगा प्री सेल्स, इफ यू रिमेंबर. उसके बाद सेल्स ऑर्डर, ये ईजी है काफ़ी. इन्वेंट्री सोर्सिंग. ओके, सेल्स ऑर्डर में 5 चीज़ अपन को क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपको याद है कुछ. एक तो आइटम का डिस्क्रिप्शन, एक उसके क्वांटिटी, एक उसकी रेट, एक ड्यू डेट, और कौन से प्लेस पे डिलीवर करवानी. ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद अपन ने देखा इन्वेंट्री सोर्सिंग, अरेंजमेंट करना, उसके बाद मटेरियल को डिलीवर करना, उसके बिलिंग करना. देखो दिस इज समथिंग विच यू वुड बी अवेयर ऑफ, इसलिए थोड़ा सा इसको आप नाम से याद रखकर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आप ध्यान में रख सकते हो बस, कि है ना. सेल्स ऑर्डर में इट वुड बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स. बिलिंग होने के बाद लास्ट वन इज समथिंग विच इज नोन एज रिसीट फ्रॉम कस्टमर. रिसीट फ्रॉम कस्टमर या पेमेंट बोलो, तो जिसमें अपन को पेमेंट आएगा, एंड वी वुड बी एंटरिंग इनटू द बुक्स अगेन. दैट इज समथिंग विच यू कैन राइट, और ये सेल्स इनवॉइस के हिसाब से ये बिल बनेगा, पेमेंट मिलेगा. सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है ये, और वो थे फीचर्स. अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट मॉड्यूल इज समथिंग विच इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स. ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन अपन को समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को संभालता है. देखो, सेल्स को संभालता है, तो ह्यूमन रिसोर्स को संभालता है, समझने वाली बात है. तो इसमें डेटा क्या आएगा? ह्यूमन रिसोर्स का डेटा आएगा. तो राइट फ्रॉम द हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसका प्रमोशन से लेकर, उसके कॉम्पनसेशन से लेकर, उसके पेरोल से लेकर, उसके टर्मिनेशन, एवरीथिंग वुड बी देयर इन दिस मॉड्यूल. सो आप अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ देख पा रहे हो, तो राइट फ्रॉम हायरिंग अ पर्सन को हायर करने से लेकर, उसके परफॉर्मेंस से लेकर, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, पेरोल एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज इज प्रोसेस्ड यूजिंग दिस मॉड्यूल. तो आपको ये टास्क जो ये करता है, ये ध्यान में रखने होंगे जनरल डिस्क्रिप्शन में, कि हायरिंग से लेकर, उसके परफॉर्मेंस को लेकर, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस से लेकर, कॉम्पनसेशन लेकर, पेरोल लेकर, प्रमोशंस, ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड और हैंडल्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल. ऐसा आप लिख सकते हो. पहले में आप क्या करोगे, मतलब इससे क्या अपन को तो आंसर बनाना है. अगर आपको आंसर पता भी है तो भी आपको मॉड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा. तो पहला पॉइंट जो जनरल पॉइंट बना, वो क्या बोलता है कि राइट फ्रॉम हायरिंग से लेकर, कॉम्पनसेशन से लेकर, प्रमोशन से लेकर, इफ यू नीड टू रिमेंबर हायरिंग, ओके, प्रमोशन,
compensation, evaluating one's performance, handling payroll activities, all these are handled, all these activities are processed in the human resource module, ऐसा आप लिख सकते हो। ये 5 से 6 चीज़ें, पहला पॉइंट बना। क्या था पहला पॉइंट? अगर आप देख रहे हो, हायर हुआ, फिर उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया, फिर शायद उसका प्रमोशन हुआ, कॉम्पनसेशन मिला, और पेरोल, ये चीज़ें ये हैंडल करता है। एंड अदर एक्टिविटीज आप चाहो तो लिख लो, लेकिन ये 4 से 5 चीज़ें आप अंडरलाइन कर लेना जब आप लिखोगे, आपके स्क्रीन के ऊपर दी हुई है। तो मेन बाकी की इंग्लिश आप सेट कर सकते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज टर्म्स शुड कम विच यू कैन अंडरलाइन इन द एग्जाम एज वेल, शोइंग द एग्जामिनर दैट आई हैव रिटन इट। ओके, दिस कुड बी द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 शब्द इसमें भी ध्यान में रखने आपको। ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा रहेगा इसमें एम्प्लॉय का सारा डेटा आएगा। क्यों चाहिए अपन को एम्प्लॉय का डेटा? बेसिकली अब ध्यान देना, दिस मॉड्यूल विल बी कंसिस्टिंग ऑफ डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या? उसका जो भी काम है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका जो वर्क है, वो जानने के लिए वो किस पोजीशन पर काम करता है, उसका क्या क्या काम है, ये सारी ड्यूटीज उसको अलॉट की जाएगी, यानी रिलेटेड टू द वर्क बेसिकली। सेकेंड इज समथिंग विच इज नोन एज टाइम रिकॉर्डिंग, किस टाइम पर आना, किस टाइम पर जाना, इज इट हैपनिंग प्रॉपर्ली, अटेंडेंस एक प्रकार से। एंड थर्ड इज, इसका इस्तेमाल करके यू कैन कैलकुलेट समथिंग नोन एज पे रोल, यानी पहले तो उसको सिस्टम में सेट किया, उसके रोल्स वगैरह डिफाइन किए, वो उसका काम हो गया। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वी नीड टू हैव द डेटा। टाइम रिलेटेड, टाइम रिकॉर्डिंग के लिए वी नीड टू हैव द एम्प्लॉय डेटा। थर्ड, पेरोल के लिए वी नीड टू हैव द डेटा। ये डेटा नहीं रहेगा तो बेसिकली आप एम्प्लॉयज के साथ किसी भी प्रकार से काम नहीं कर पाओगे, न उनका टाइम रिकॉर्ड रख पाओगे, न उनको सैलरी दे पाओगे तरीके से। सो ये डेटा एंटर किया जाता है ताकि एम्प्लॉय का काम पर ध्यान दिया जा सके, एम्प्लॉय का टाइम पर ध्यान दिया जा सके, एम्प्लॉय का पेमेंट टाइम पर किया जा सके, डिपेंडिंग अपॉन उसने कितना काम किया है। तो पहला तो पॉइंट ये बना कि ये क्यों यूज होता है। राइट फ्रॉम हायरिंग अ पर्सन से लेकर उसके कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, ओके, पेरोल, ऑल दीज आर हैंडल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज द एम्प्लॉयज डेटा इज एंटर्ड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कि टू एंटर एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा फॉर, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमा टाइम रिकॉर्डिंग, एंड थर्ड वन कुड बी समथिंग नोन एज पेरोल रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर पेरोल पर्पसेस। ओके, और ये हो गई दूसरी बात, यानी पहले में तो आपने 4 से 5 इसके काम लिखे, फिर सेकंड में आपने इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखा जो स्पेसिफिक हो गया थोड़ा सा, ऊपर तो थोड़ा सा जनरल था, सेकंड पॉइंट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। उसमें डेटा क्यों एंटर होगा? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, टाइम रिकॉर्डिंग, एंड लास्ट इज समथिंग विच इज नोन एज पेरोल पर्पसेस। ये 3 चीजों के लिए आपने डेटा एंटर किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, टाइम रिकॉर्डिंग एंड पेरोल पर्पस। ओके, और एक तीसरी चीज इसमें लिखी हुई है, आपको ध्यान में रखना, एमसीक्यू पर्पस के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, कि ये मॉड्यूल कंपैरेटिवली दूसरे मॉड्यूल से डेटा एक्सचेंज कम करेगा। इसमें देखो, दिस इज परहैप्स ओनली मॉड्यूल विच एक्सचेंजेस वेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन विद अदर मॉड्यूल्स। इसका बाकी मॉड्यूल से खास करके कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये अपने आप में कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट रहेगा। इट्स जस्ट दैट शायद नहीं, डेफिनेटली ये फाइनेंशियल मॉड्यूल से एसोसिएटेड रहे सो दैट द पेमेंट कुड बी डन। बाकी इसका ज्यादा मॉड्यूल से लेना देना नहीं रहेगा। भाई सेल्स का प्रोडक्शन से रह सकता है लेना देना, लेकिन इस मॉड्यूल का और सेल्स का फाइनेंशियल से लेना देना रह सकता है, प्रोडक्शन का फाइनेंशियल लेना देना रह सकता है, प्रोडक्शन का सेल्स से लेना देना रह सकता है, अगर आप समझ रहे हो। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एक अकेला मॉड्यूल है जो देखो फाइनेंशियल से तो सब रिलेटेड है ही है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट ही है। तो उसका संबंध को डायरेक्टली अपन रिलेशन माने, उसको अपन साइड में रखे तो ये और किसी से रिलेटेड नहीं रहता, बाकी सारे मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल से रिलेटेड रह सकते हैं। सो ये मॉड्यूल ऐसा है विच एक्सचेंजेस वेरी फ्यू डेटा विद अदर मॉड्यूल, से आपको ध्यान में रखना है। कंपैरेटिवली अपने आप में इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है ये ह्यूमन एम्प्लॉयज का पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए। तो 3 बातें बनी बेसिकली बिफोर वी कम टुवर्ड्स मूव फॉरवर्ड। 3 बातें बनी। पहली बात क्या बनी? दिस मॉड्यूल यूज्ड फॉर राइट फ्रॉम इधर से स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम हायरिंग एन एम्प्लॉय, ओके, टू इवैल्यूएटिंग वंस परफॉर्मेंस, उसके बाद उसका कॉम्पनसेशन, पेरोल, प्रमोशन, आर ऑल द एक्टिविटीज, आर ऑल द related activities which are and other activities are handled in the human resource module। ये 5 चीजें आपने ध्यान में रख ली। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एंटरिंग द डेटा इनटू द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम इज, 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक तो होगा कि अगर आप ATP ऐसा आप ध्यान में रख सको तो एडमिनिस्ट्रेटिव, टाइम रिकॉर्डिंग एंड पेरोल एक्टिविटी, इन 3 चीजों के लिए, ताकि काम भी समझ में आए, उसकी टाइम भी रिकॉर्ड हो और उसको सैलरी भी टाइम से बराबर उसके काम के हिसाब से मिले। थर्ड पॉइंट में बोला गया कि ये वो मॉड्यूल है जो कम से कम, ये वो मॉड्यूल है जो दूसरे मॉड्यूल्स के साथ कम से कम डेटा का लेन देन करेगा। ओके, ये फाइनेंशियल से तो रहेगा लेकिन बाकी इसके दूसरे डेटा से खास कुछ लेना देना नहीं रहता, ऐसा अपना ये सिलेबस कह रहा है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स बन गए अपने आप में, आप इसको 3 पॉइंट्स कर लिखना। ओके, इसको आप थ्योरी ऐसा डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखने, क्योंकि पॉइंट्स अच्छे से याद होते हैं। उसके बाद
एक लाइन लीव कर अगले पॉइंट्स अपन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में डायरेक्टली और पॉइंट्स शुरू होते हैं। इनको अपन ने पॉइंट्स में लिखा, देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसा लिखकर आप ये अगला पॉइंट शुरू कर सकते हो। ओके, यानी पहले अपन ने 3 पॉइंट्स रेडी कर दिए, फिर अपन ये इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला पॉइंट बोलता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स में पहला पॉइंट बोलता है कि दिस मॉड्यूल विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग। देखो, अपन को पहले कुछ भी काम करने के पहले मास्टर्स बनाने पड़ते हैं। ओके, अपन ने देखा था कि मास्टर डेटा अपन को एंटर करना पड़ता है, तभी जाकर आप उसमें काम कर पाओगे। आपका अगर अकाउंट ही ओपन नहीं है बैंक में, तो आप उसमें ट्रांजैक्शन कैसे कर पाओगे? तो पहले कभी भी मास्टर डेटा बनेगा, पहले कभी भी मास्टर बनेगा। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अपन ने वो जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल देखा ना, उसमें जब अपन ने देखा ना कि है ना, अपन उसमें डेटा एंटर करेंगे, पहले वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये भी एक प्रकार से मास्टर्स बनाना ही हुआ कि पहले वो लेआउट बनाओ। इसी प्रकार से एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा बनेगा, क्या क्या डेटा एंटर करोगे आप, उसका मास्टर बनाओ। तो पहले ये स्टार्ट होगा एम्प्लॉय मास्टर एंड वर्कमैन मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर यानी क्या, एम्प्लॉय के रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स अपन को फिक्स्ड, जो ज्यादा रिलेटिवली चेंज ना हो, वो अपन इसमें फॉर्म्स में वो फील्ड्स ऐड करेंगे। जैसे आप अगर फेसबुक पर साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो बेसिकली, सो वो जो डेटा लिया जाता है वो यूजुअली वंस, देन यू कीप ऑन पोस्टिंग समथिंग दैट बिकम्स ट्रांजैक्शंस, but the things which you are adding at the beginning when you are creating an account, that becomes something known as master, if you're understanding. So we start with master. उसी तरीके से अकाउंट सेटअप होगा। तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाया, अपन ने उसमें डेटा एंटर किया, अपन उसके यूनिट्स बन गए, यानी अपन उसकी एंट्री बन गई बेसिकली। सो वी बिकम द मास्टर एंड देन वी डू द ट्रांजैक्शन। यानी पहले ये भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एम्प्लॉई या एंड वर्कमैन मास्टर। एम्प्लॉई मतलब स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वर्कमैन यानी लेबर बेसिकली, जो थोड़ा सा लोअर लेवल हो सकता है। तो इधर इस तरीके से अलग अलग प्रकार से आप इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर सकते हो, अपना सिलेबस कहता है। जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होगा। तो एम्प्लॉय एंड वर्कमैन मास्टर आप पहले बनाओगे, फिर उसमें वो एम्प्लॉय का डेटा एंटर होगा, ये पता चलेगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या डेजिग्नेशन है। ये डेटा एंटर होगा ना एम्प्लॉय का, तभी अपन को पता चलेगा कि इस का अपन को अटेंडेंस लगाना है, अगर आप समझ रहे। तो मास्टर डेटा होगा उसके नीचे, यानी कहने का मतलब है कि अपन ने सारे 100 एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय मास्टर में अपन ने उनका सारा डेटा एंटर कर दिया, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीजें, उनका डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट, ये सारा डेटा 100 के 100 एम्प्लॉइज का एंटर कर दिया। अब व्हेन आई वुड बी क्लिकिंग ऑन अटेंडेंस पर क्लिक किया ना, तब क्या होगा कि एम्प्लॉय के नाम आएंगे उसमें। तो आई सिलेक्ट 1 और नीचे डेट आएगी, वहां पर मैं डेट के आगे या तो टिक करूंगा या नहीं करूंगा। टिक कर दिया, ऐसा हो सकता है, टिक कर दिया यानी उसका अटेंडेंस सेव हो गया। फिर अगला नाम लिया, टिक कर दिया, सेव हो गया। अगला नाम लिया, या तो फिर ए लिख सकते हो, ऐसे भी सिस्टम्स बनते हैं। यानी कहने वाले में कि पहले मास्टर बनेगा और मास्टर के हिसाब से ये अटेंडेंस आप एंटर करोगे, इसके बिना आप एंटर नहीं कर पाओगे। और ये मास्टर बार बार चेंज नहीं होगा, पहले से लेकर 30 तारीख तक आप इसी तरीके से अटेंडेंस चेंज करते जाओगे, मार्क करते जाओगे, सिर्फ मास्टर को देखकर, मास्टर को एडिट करके नहीं। Transaction is something which is added every day. Master is something, or regularly. Master is something which is made once, and on the basis of master we do the transaction. तो ऊपर पूरा एम्प्लॉय का डेटा, अच्छा इस एम्प्लॉय को अपन को अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, सेव करो। आज की तारीख आएगी, प्रेजेंट कर दिया, सेव कर दिया। अगले का नाम लिया, प्रेजेंट आया, सेव कर दिया। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप पहले ये समझो कि मास्टर बनेगा। एम्प्लॉय के स्पेसिफिक रिलेटिवली जो डेटा चेंज नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन, जैसे पासबुक के ऊपर जो डेटा है आपके, वो आपका मास्टर डेटा है और उसके नीचे ट्रांजैक्शंस है। तो वो तो एक बार छप गया, वो हर पेज पे थोड़ी आता है, एक बार फिक्स है, आपने वो बना दिया, आप उसको यूजुअली चेंज भी नहीं करते हो। ओके, वी रेयरली चेंज मास्टर डेटा। ट्रांजैक्शन का बैलेंस जो है वो रेगुलरली चेंज होगा। तो इस मंथ में कितने लीव्स लिए, कितना, वो एक आंकड़ा होगा जो ट्रांजैक्शनल डेटा इट वुड बी एंटर्ड अंडर द मास्टर डेटा ओनली। तो पहले एम्प्लॉय मास्टर एंड वर्कमैन मास्टर क्रिएट होगा, आफ्टर दैट उसमें एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, उसकी जॉब, उसका डिपार्टमेंट, ये एंटर किया जाएगा, जिससे अपन क्या कर पाएंगे, उसका अटेंडेंस ले पाएंगे। यानी पहला पॉइंट क्या बना, दिस विल स्टार्ट विथ एम्प्लॉय एंड वर्कमैन मास्टर। एम्प्लॉयज बीइंग अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, सो देयर विल बी प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन मास्टर। वो कौन से डिपार्टमेंट में है, वो कौन से डेजिग्नेशन है, यानी डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होंगे। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन रिसोर्स में डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होंगे, डेजिग्नेशन क्रिएट की होगी, अपन तो सिर्फ ड्रॉप डाउन में से ये सिलेक्ट करेंगे, अगर समझ रहे हो आप। जैसे जेंडर अपन सिलेक्ट करते हैं फेसबुक के साइन अप के ऊपर, तो वो जेंडर उन्होंने पहले ही कहीं डिफाइन कर रखा है कि इन दोनों में से ही लेना है। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट भी आप ड्रॉप डाउन में से लोगे, डेजिग्नेशन भी आप ड्रॉप डाउन में से लोगे। ये समझ में आया ड्रॉप डाउन, तो अच्छी बात, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि उसका डिपार्टमेंट होगा एक, उसको एक डेजिग्नेशन अलॉट किया जाएगा। यानी वो एम्प्लॉय का नाम, सारे डिटेल्स, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सारी डिटेल्स एंटर होने के बाद द जॉब ऑफ द मॉड्यूल इज टू रिकॉर्ड रेगुलर अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। अटेंडेंस कब एंटर होगा, जब आपके पास ये सारा डेटा उस एम्प्लॉय रिलेटेड है। नहीं तो कैसे पता चलेगा किसका अटेंडेंस लगा रहे हो?
अगर आप समझ रहे हो, स्कूल में भी आपका एडमिशन रिलेटेड आपकी डिटेल्स ली जाती है, फिर ही आपके आगे अटेंडेंस लगता है, तो यानी आपका भी मास्टर डेटा बना है ना, चाहे मैनुअल हो चाहे ईआरपी के थ्रू हो, मास्टर डेटा तो चाहिए ही। आप समझ रहे हो, अगर स्कूल में लिखित में पेन और पेपर पर अटेंडेंस लगता है, उस तरीके से काम होता है, तो मास्टर डेटा तो आपका फिल करा ही है, आपका फॉर्म आपने भरा ही है। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में चाहे सिस्टम के थ्रू भरो या चाहे फ्लो तो वही रहेगा, क्योंकि ईआरपी क्या करता है, अपने जो डे टू डे प्रोसेस है मैनुअल को ही ऑटोमेट करता है, सिस्टम में लेकर आता है, वो प्रोसेसेस बदलता नहीं है। बदलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली वैसा रेप्लिका ही बनाता है वो। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि ये एम्प्लॉय को एक डेजिग्नेशन होगा, डिपार्टमेंट होगा, इतना ध्यान में रखो। देखो, एम्प्लॉइज will be having a department or will be having a provision of department and designation master, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर एम्प्लॉइज वुड बी अलॉटेड टू अ डिपार्टमेंट एंड वुड बी गिवन अ डेजिग्नेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन ये शब्द आना जरूरी है इसमें, कैसे भी करके आप लाओगे डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। ओके, या तो फिर आप पहला पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दिस विल स्टार्ट विथ एम्प्लॉय एंड वर्कमैन मास्टर। ओके, एम्प्लॉइज बीइंग अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, सो देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ, सो एम्प्लॉय देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो सेकंड में, देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन मास्टर, ये सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे। सो दैट इस मॉड्यूल का काम क्या है, सो दैट वी कैन मार्क द अटेंडेंस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। तो पहला क्या बनेगा कि पहला पॉइंट बनेगा कि मॉड्यूल स्टार्ट्स विथ एम्प्लॉय मास्टर एंड वर्कमैन मास्टर। Okay, there will be provision of designation and department and designation master. The role of this module would be to mark regular attendance of the employee. ऐसा ये दो पॉइंट बने। ओके, अब थोड़ा सा ये स्पेसिफिक और थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड चलता है। दो पॉइंट यानी मोटा मोटी अपन के 5 पॉइंट्स अपन ने रेडी किए, हालांकि अलग अलग हेडिंग्स के अंडर हो सकते हैं ये। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि आप राइट फ्रॉम हायरिंग से लेकर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने से लेकर कॉम्पनसेशन से लेकर प्रमोशन से लेकर पेरोल तक एवरीथिंग वुड बी हैंडल बाय ह्यूमन रिसोर्स, ये एक चीज बनी। सेकंड, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक वाइड मेन ऑब्जेक्टिव फॉर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, 3 शब्द, एडमिनिस्ट्रेटिव, टाइम रिकॉर्डिंग एंड थर्ड इज पेरोल रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सेकंड। थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि दिस वुड बी द मॉड्यूल जो कम से कम डेटा एक्सचेंज करेगा दूसरे मॉड्यूल्स के साथ, ऐसा आपको लिखना है। You know, this module exchanges very few information with other modules, ऐसा अपना सिलेबस भी कह रहा है, एमसीक्यू बन सकता है। अब आप लिख सकते हो some important features, this module starts with creation of employee and workman master। ओके, सेकंड में आप लिख सकते हो there will be a provision of designation and department master, यानी वो भी बने हुए होंगे, आपको तो बस ड्रॉप डाउन लेना है इस प्रकार से। और इसमें आप लिख सकते हो दिस मॉड्यूल वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर मार्किंग द रेगुलर अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ये बने कुल मिलाकर 1 2 3 और फीचर्स के 2 5 पॉइंट्स। छठा पॉइंट ले लो या फीचर्स का थर्ड पॉइंट ले लो, या फीचर्स ऐसी हेडिंग दी हुई नहीं, आप लिख सकते हो। और सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल्स आर, और फिर इसमें चीजें आप स्पेसिफिकली एम्प्लॉय मास्टर, वर्कमैन मास्टर अंडरलाइन कर सकते हो, रेगुलर अटेंडेंस अंडरलाइन कर सकते हो। मैंने जो हिस्सा बोल्ड किया है ना, वो आपको पॉइंट याद रखने में मदद करेगा। ये देखो, देयर विल बी प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन मास्टर, ये भी आप अंडरलाइन करना, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन मास्टर इस सेकंड पॉइंट में, इस सेकंड फीचर में बेसिकली ये आपको याद रखना होगा, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन मास्टर। ओके, थर्ड पॉइंट बोलता है कि आप है ना, या तो मैग्नेटिक कार्ड, एक RFID कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स जो विच आर स्टक ओवर, विच कैन बी स्टक इन द नेक यूजुअली, और वो पहनकर अपन क्या कर सकते हैं, दरवाजे के ऊपर व्हेन वी टैप इट द अटेंडेंस कैन बी मार्क्ड, या वो मशीन के ऊपर इफ यू टैप इट द अटेंडेंस कैन बी मार्क्ड। तो वो कार्ड में बेसिकली डेटा स्टोर होता है, तो वो या तो आप उस तरीके से अटेंडेंस ले सकते हो, या फिर यू कैन हैव फिंगरप्रिंट सिस्टम। ओके, जिससे क्या होगा कि अटेंडेंस बराबर उसी की लगेगी जिसकी लगनी चाहिए, एंड देयर वुड बी नो प्रॉक्सी अटेंडेंस। भाई कोई किसी और की लगा रहा है, किसी की और गलती से लग रही, सिस्टम ऑटोमेटिकली वुड बी डिटेक्टिंग द थंब। तो यानी कहने का मतलब ये कि आपको तीसरे पॉइंट में सिर्फ जनरल ये लिखना है, आइदर यू कैन यूज द मैग्नेटिक कार्ड, ओके, जिसको RFID कार्ड्स भी बोलते हैं, जो अपन गले में ID कार्ड्स पहनते हैं बेसिकली उसी तरीके से मैग्नेटिक कार्ड्स, और यू कैन हैव फिंगरप्रिंट रिकग्निशन डिवाइसेस विच विल हेल्प अस टू मार्क द अटेंडेंस एंड कैन प्रिवेंट प्रॉक्सी अटेंडेंस। यानी थर्ड पॉइंट किसके ऊपर बना, आपको ये बोल्ड किए हुए इससे सही समझ में आ जाएगा, या तो आप होगे मैग्नेटिक कार्ड या होगा फिंगरप्रिंट रिकग्निशन डिवाइसेस विच वुड बी यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस एंड प्रिवेंटिंग प्रॉक्सी अटेंडेंस। ये तो हो गया थर्ड। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक कार्ड और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन डिवाइसेस, ये हो गया थर्ड। ओके, अगर आप इस तरीके से अटेंडेंस कर रहे हो और अगर आपका सारा सिस्टम डिजिटाइज्ड है, देखो कई जगह पर क्या होता है, इन टाइम लिखा, आउट टाइम लिखा, इस हिसाब से हाजिरी लगाई, अटेंडेंस लगाई, इस हिसाब से सैलरी कैलकुलेट की। कई जगह पर ये बायोमेट्रिक से होता है, कई जगह पर बायोमेट्रिक से लिखकर क्या किया जाता है, बायोमेट्रिक का रिपोर्ट प्रिंट किया जाता है और फिर उस हिसाब से उनका सैलरी देखा जाता है। ओके, इस तरीके से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बायोमेट्रिक से ही वो ऑटोमेटिकली ERP में चला जाए टाइम,
और वो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस भी मार्क कर ले और सैलरी भी कैलकुलेट हो जाए, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है कि अगर आप पूरा सिस्टम डिजिटाइज करते हो तो मंथली सैलरी कैन ऑल्सो बी ऑटोमेटेड, बट इसमें लिखा है द अथॉरिटी शुड स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम। अब ये आप चाहो तो लिख लेना, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मंथली सैलरी कैन बी ऑटोमेटेड। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगर आप पूरी तरीके से डिजिटाइज करो ना तो देयर में बी सम इश्यूज। ये फीजिबिलिटी शायद आप ये फीजिबल ना हो इतना सिस्टम। कई बार कैसे होता है कि जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वो मशीन काम नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या अटेंडेंस रहेगा, इसके इश्यूज को कैसे हैंडल करोगे आप। कई बार ऐसा होता है कि वो जो मशीन का टाइम है वो 10-15 मिनट आगे चलता है, आप कोई लेट आ गया या कोई टाइम पर ही आया लेकिन मशीन आगे है 10 मिनट, तो 10 मिनट को वो तो क्या हाफ डे मार्क करेंगे, फुल डे एब्सेंट मार्क करेंगे। ये इश्यूज को आप स्पेसिफिकली कैसे हैंडल करोगे, इसमें परफेक्शन लाना, क्योंकि ये थोड़े से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें टाइम ये बदल जाना, ये सारी चीज़ों का आप कैसे हैंडल करो। अभी आज के दिन लीव है और अचानक से कोई लीव आ गई और उसमें फिर सब एब्सेंट मार्क हो जाएंगे, उनकी सैलरी कट जाएगी, ये होगा। तो दिस समथिंग वेयर दीज क्वेश्चंस आर ट्रिकी क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग इन एन ऑटोमेटेड मैनर। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये समझा है, ये इन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया कि वो सब मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि इसका अथॉरिटी शुड स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम। क्या हम इस हद तक जा सकते हैं कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, एक अंगूठे के बलबूते पे अटेंडेंस से लेकर सैलरी से लेकर सब कुछ काम हो जाए, ऑटोमेटिकली खाते में आ जाए, सब कुछ हो जाए, ऐसा क्या हम कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है। ये कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जो मशीन सब कुछ शायद हैंडल न कर पाए, तो आप सिर्फ अटेंडेंस तक रखो, फिर वो डेटा पुल कर फिर सिस्टम में एंटर करो, ऐसा भी करते हैं लोग। ओके, सो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपको ये आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर आपके 4 फीचर्स बने, अगर आप ध्यान दे रहे हो। सो कुल मिलाकर अपने ह्यूमन रिसोर्स के 7 पॉइंट्स अभी तक अपन ने देखे, जिसमें 4 अपन फीचर्स में ले लेते और 3 अगर अपन ने ऊपर देखे। तो पहला पॉइंट क्या था? हायरिंग से लेकर, प्रमोशन से लेकर, कॉम्पनसेशन से लेकर, पेरोल हैंडल करने से लेकर, एवरीथिंग वुड बी देयर इनसाइड द ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। अपन डेटा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? 3 चीज़ों के लिए। ATP अगर आपको कुछ याद है उसमें आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, time recording, and P would be something which is known as payroll. And this module takes very less or exchanges very less information with other modules। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 पॉइंट बन गए। चौथे पॉइंट में इंपॉर्टेंट फीचर्स में पहला हो सकता है कि एम्प्लॉय मास्टर एंड वर्कमैन मास्टर बनेगा। सेकंड में देयर वुड ऑल्सो बी प्रोविजन फॉर डेजिग्नेशन, ओके, एंड डिपार्टमेंट मास्टर, एंड दिस मॉड्यूल वुड बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग रेगुलर अटेंडेंस। थर्ड में आपने देखा कि मंथली सैलरी भी इसके थ्रू ऑटोमेट की जा सकती है। अगर नहीं, सॉरी, इसमें आपने देखा कि मैग्नेटिक कार्ड हो सकता है या फिर फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लिया जा सकता है, और ताकि सिक्योरिटी भी रहे और प्रॉक्सी अटेंडेंस भी ना हो। चौथे में बोला गया है कि सैलरी रिकॉर्ड की जा सकती है या कैलकुलेट की जा सकती है ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट टेकिंग डाउन एनी डेटा। लेकिन इसमें द अथॉरिटी हैज टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज मंथली सैलरी कैलकुलेट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। आपके सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि यार टाइम के रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, कहीं आगे पीछे वो फिर हाफ डे फुल डे क्या मार्क करना। फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप स्क्रीन के ऊपर हो तो ये देखो, ये एक स्क्रीन है जिसमें ये एक डेमो पर्पस के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मॉनिटर अटेंडेंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसका लुक एंड फील कैसा हो सकता है। मॉनिटर अटेंडेंस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मेरे को ये सारा डेटा मिलता है अबाउट टाइम इन, जैसे दीज आर द नेम्स, ये टाइम इन और ये टाइम आउट बेसिकली। और इसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करता है सिस्टम कि वेदर द टाइम इज अप्रोप्रिएट, ओके, उस हिसाब से आज के दिन का अटेंडेंस कैलकुलेट होगा और वो डे कैलकुलेट होगा एज प्रेजेंट, और फिर वो पेरोल में जाकर मल्टीप्लाई होगा और अलग अलग जो भी अलाउंसेस है उससे मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली। लेकिन ये कई बार इसमें अगर गड़बड़ हो जाए, जैसे 8 बजे का अगर इन है जो भी है, और अगर वो सिस्टम में कुछ गड़बड़ है टाइम रिलेटेड, कोई बैटरी रिलेटेड उस दिन के लिए, तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर आपका सिस्टम बहुत गड़बड़ा जाएगा। इससे ऐसा ना हो कि फिर पूरा काम बढ़ जाए और सैलरी रुक जाए। इससे अच्छा एक अगर इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो बहुत सोच समझकर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन टाइम और आउट टाइम जिस तरीके से दिख रहा है ये हर रोज इसी तरीके से चले, ये जरूरी नहीं है। भले आपका ERP परफेक्ट हो, लेकिन बाकी सारे चीजों पर भी वो डिपेंडेंट है। तो बाकी सारी चीजें अगर सही से नहीं चले तो फिर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सैलरी। तो इस तरीके से इन टाइम आउट टाइम लेकर मंथली सैलरी ऑटोमेट की जा सकती है। होता भी है कई जगह पर कि ऑटोमेटिकली सैलरी बनती है, मैक्सिमम काम इज डन बाय द सिस्टम ओनली, देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन एट ऑल, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, but then the system has to be very robust. You should be aware of all the
प्रॉब्लम्स विच कुड कम एंड यू शुड हैव ऑल द कंट्रोल्स इन प्लेस सो दैट यू कैन फाइट विद दोज प्रॉब्लम्स। तो 4 मोटा मोटी पॉइंट बने। पहला तो क्या बना, एम्प्लॉय मास्टर, वर्कमैन मास्टर। सेकंड क्या बना, डेजिग्नेशन मास्टर, डिपार्टमेंट मास्टर, रेगुलर अटेंडेंस। थर्ड क्या बना, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन डिवाइसेस और मैग्नेटिक कार्ड। फोर्थ क्या बना, मंथली सैलरी कैन बी ऑटोमेटेड, फिजिबिलिटी अथॉरिटी के ऊपर रहेगी, बेसिकली वो डिटरमाइन करेंगे कि अथॉरिटी शुड स्टडी द फिजिबिलिटी। पांचवा पॉइंट बना कि अगर आपका एम्प्लॉय ने किसी प्रकार से एडवांस या लोन भी लिया है तो भी वो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में इट कुड बी इनपुटेड इन सच अ वे कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट उसका कुछ सेट हो सकता है और वो डिडक्ट होकर ऑटोमेटिकली उतनी सैलरी उसमें आए। नॉट अ बिग डील। ओके, दिस मॉडल डील विद फाइनेंशियल एंट्रीज लाइक एडवांस और लोन टू द एम्प्लॉइज। एडवांस दिया है, लोन दिया है, उसका भी आप अंदर रख सकते हो, कितने परसेंट पे क्या है, ये सारी चीजें उस एम्प्लॉय के लिए स्टोर कर दी। उतना आपका ईएमआई या उतना आपका वो इंस्टॉलमेंट कट गया और वो ऑटोमेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच लोन ही हैज टेकन। इसमें भी आपको अलग से हिसाब करने की जरूरत नहीं। सिस्टम में पूरी वो फैसिलिटी भी दी गई है कि मॉड्यूल के अंदर ये एक हिस्सा भी है, यू कैन हैव द एडवांसेस और लोन का ऑप्शन एज वेल इफ यू वांट इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी डन इन एन ऑटोमेटिक मैनर। यानी पांचवा पॉइंट क्या बना, एडवांसेस और लोन। सिक्स्थ पॉइंट बोलता है, एक बार पूरा देखते हैं फिर वापस याद करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट बोलता है कि हॉलीडे मास्टर। अब आपके हिसाब से हॉलीडे मास्टर क्या होगा? इसमें हॉलीडे मास्टर का मतलब है कि देखो, provided with the module the user could feed all the possible at the beginning of the year, so leave related information can be automated। भाई मेरी बात सुनो, अगर सब ऑटोमेट करना है तो लीव भी इस तरीके से होनी चाहिए कि आज के दिन लीव है। महीने में अगर समझो किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट के 15 छुट्टियां है तो 15 छुट्टियां आपको पहले ही सिस्टम में फीड करनी पड़ेगी। साल शुरू होने पर फीड करिए तो ऑटोमेटिकली वहां पर है ना लीव आएगा। तो उसमें न तो किसी एम्प्लॉय का एब्सेंट लगेगा, न तो प्रेजेंट लगेगा और ना सैलरी में इशू आएगा। तो पहले आपने हॉलीडे मास्टर बनाओगे, आप उसमें आप डेट लिखोगे और व्हाट इज द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर हॉलीडे, ये आप लिखकर वो बनाकर छोड़ दोगे। ऑटोमेटिकली 15 अगस्त को इट वुड बी मार्क्ड एज लीव फॉर एवरी एम्प्लॉय। उसमें ना तो किसी को अटेंडेंस लगाने की जरूरत, ना मैनुअली जाकर करने की जरूरत, ना किसी को प्रेजेंट या एब्सेंट करने की जरूरत। सो कहने का मतलब है कि हॉलीडे मास्टर इज समथिंग विच कुड बी क्रिएटेड। जैसा डेजिग्नेशन मास्टर बना, जैसा डिपार्टमेंट मास्टर बना, जैसे एम्प्लॉय मास्टर, वैसे हॉलीडे मास्टर एक ही बार बनेगा और इसको फिर आपको पहले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो फिक्स्ड रहे। ओके, मतलब इसमें बदलाव कर सकते हैं आप, नो डाउट। आप किसी प्रकार से नया एक हॉलीडे एंटर कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से ये बेसिक हिस्सा है। अगर आपको सैलरी ऑटोमेट करनी है तो ऑटोमेटिक, ताकि क्या है उस दिन का फिर मेरे को मैनुअली कुछ भी काम नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो लीव आ जाए। पूरे जो भी साल के 15, 20 दिन, 25 दिन जो भी हॉलीडेज है, वो ऑलरेडी दिवाली की इतनी छुट्टियां, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, whatever the reasons are, you should feed it at the beginning of the year so it automatically becomes a leave। and क्योंकि एम्प्लॉय के आगे अपन को कुछ ना कुछ तो चाहिए, या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है या लीव है, तो ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ये तीनों चीजें, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अलग से जाकर मैं खुद नहीं एंटर करूंगा। तो लीव का भी अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड हॉलीडे है तो उसमें तो वो हॉलीडे बराबर आ जाना चाहिए। अगर आप समझे तो हॉलीडे उस एम्प्लॉय के आगे आना चाहिए। तो वो तभी होगा जब सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि आज हॉलीडे है, आज कोई नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली आज हॉलीडे है तो आज इन टाइम आउट टाइम की तो जरूरत ही नहीं, HHH लिखा हुआ आ जाए। अगर आप सुनते हो उसके लिए वो कब डिटेक्ट करेगा, जब आप उसको पहले ही बताओगे कि आज की तारीख का कोई भी अटेंडेंस से, प्रेजेंट और एब्सेंट से लेना देना नहीं है। यानी पहले ही आपने हॉलीडे मास्टर बना दिया। यानी छठा पॉइंट क्या बना, हॉलीडे मास्टर, जिसमें आप सारी जानकारी देंगे रिलेटेड टू दोज डेज ऑन विच हॉलीडेज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप समझ रहे हो। पांचवा पॉइंट बना एडवांसेस और लोन हो सकता है, विच कुड ऑल्सो बी ऑटोमेटेड, विच कुड ऑल्सो बी देयर इनसाइड द सिस्टम। सिक्स, इसमें हॉलीडे मास्टर हो सकता है सो दैट लीव इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी ऑटोमेटेड। ओके, प्रोवाइडेड विद द यूजर कुड फीड ऑल द पॉसिबल हॉलीडे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, सारे साल के शुरुआत में एक बार अपन ने सिस्टम में भर दिए। कौन भरेगा? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है बेसिकली, वो भरेगा, यूजर नहीं तो एम्प्लॉय तो क्या करेगा, सब दिन हॉलीडे मार्क कर देगा और उसको बैठे बैठे सैलरी मिल जाएगी। सो लीव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑटोमेटेड। एंड लास्ट इज ऑल फिगर्स विल बी प्रोटेक्ट। अब ये तो सीधी सीधी बात हो गई, अपन ने तो ये देखा ही था कि ईआरपी में रोल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस, वो ईआरपी का ऑडिट भी होगा, उसमें भी फिजिकल सेफ्टी और एक्सेस कंट्रोल देखा था। तो ऑल द फिगर्स विल बी प्रोटेक्टेड अंडर पासवर्ड। यानी एक यूजर भी, मतलब एक एम्प्लॉय भी अगर अपनी इंफॉर्मेशन देखना चाहेगा ना, वो भी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा। उसको एक यूजर आईडी होगा, उसका एक पासवर्ड होगा। इसमें मैंने लॉगिन किया है ना, इसमें ही मैंने पासवर्ड डाला है, इस डेमो सिस्टम में भी, तब जाकर मेरे को ये चीजें नजर आ रही है। क्योंकि फ्लो इसी तरीके से होगा कि आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे, यूजर नेम एंटर करोगे, तभी जाकर आपको आपके सिस्टम में राइट्स मिलेगा टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, तो प्रोटेक्टेड अंडर पासवर्ड, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन विल बी एलिजिबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मॉड्यूल। तो पासवर्ड वुड बी देयर, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन वुड बी गिवन एक्सेस। तो अगर अपन ध्यान दे तो 7 फीचर्स क्या बने, एक बार बिना देखे इधर देखना मेरे पास, मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करना। पहला, एम्प्लॉय एंड वर्कमैन मास्टर। सेकंड होगा डेजिग्नेशन मास्टर एंड
क्या बनेगा, डिपार्टमेंट मास्टर, सो दैट रेगुलर अटेंडेंस कुड बी कैलकुलेटेड। थर्ड क्या बना, मंथली सैलरी कुड बी, नहीं थर्ड में अपन क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट रिकग्निशन डिवाइसेस एंड मैग्नेटिक कार्ड्स कुड बी देयर, that could be the third point। फोर्थ पॉइंट क्या बना, मंथली सैलरी कुड बी ऑटोमेटेड। फिफ्थ पॉइंट क्या बना कि एडवांसेस या लोन दिए जा सकते हैं विच कुड बी ऑल्सो बी देयर इनसाइड द सिस्टम। सिक्स्थ पॉइंट क्या बना, हॉलीडे मास्टर वेयर इट कुड बी एंटर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सो दैट लीव इन्फॉर्मेशन कुड बी ऑटोमेटेड। सेवेंथ पॉइंट क्या बना, एवरी यूजर वुड बी हैविंग अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड सो दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन आर अलाउड इनटू द सिस्टम, आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द मॉड्यूल, आर एलिजिबल टू एक्सेस द मॉड्यूल, ऐसा आप लिख सकते हो, ऑथराइज पर्सन और पासवर्ड आप ध्यान में रख सकते हो। सो मैग्नेटिक कार्ड, फिंगरप्रिंट, ये 7 पॉइंट बने। और ये ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल स्टार्ट कैसे होता है, राइट फ्रॉम हायरिंग से लेकर कॉम्पनसेशन, पेरोल, प्रमोशन, ये सारी चीजें। और क्या था, पेरोल, इवेल्यूटिंग वंस परफॉर्मेंस, तो ये यानी हायरिंग, इवेल्यूटिंग वंस परफॉर्मेंस, कॉम्पनसेशन, पेरोल, प्रमोशन, ये सारी चीजें ये हैंडल करता है। द ह्यूमन रिसोर्स डेटा इज एंटर्ड फॉर 3 रीजन्स। एक इसको पॉइंट्स में लिखना, एटीपी, एक तो होगा अटेंडेंस, ये सारा लिखना है आपको, एवरीथिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड होगा, इसको आप अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट टर्म्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव, टाइम रिकॉर्डिंग एंड लास्ट समथिंग विच इज नोन एज पेरोल, एंड दिस इज द मॉड्यूल विच एक्सचेंजेस वेरी लेस इन्फॉर्मेशन विद अदर मॉड्यूल्स। फिर बने अपने 7 पॉइंट्स, आप फीचर मान सकते हो इसको। ये 7 पॉइंट्स क्या बने, पहला बोलता है कि ये एम्प्लॉय और वर्कमैन मास्टर, सेकंड बोलता है कि डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट मास्टर होगा, जिसके कारण अपन क्या, एम्प्लॉय के ये सारा मास्टर डेटा एंटर हो गया, वी कैन मार्क हिज रेगुलर अटेंडेंस। थर्ड बोलता है कि यू कैन हैव मैग्नेटिक कार्ड और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन डिवाइसेस ताकि सिक्योरिटी रहे और प्रॉक्सी बचे। चौथा बोलता है मंथली सैलरी, ओके, आपको ये टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो ऑटोमेट की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सिस्टम इज फीजिबल और नॉट। अगर मंथली सैलरी ऑटोमेट कर रहे हो तो इसमें पांचवा बोलता है कि आप एडवांसेस या लोन भी एम्प्लॉय को दे सकते हो सिस्टम के थ्रू, इट कैन हैव अ फीचर ऑफ गिविंग एडवांसेस और लोन टू द एम्प्लॉइज। उसके बाद इट कैन हैव अ हॉलीडे मास्टर, जिसमें अपन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये हॉलीडेज मार्क कर लेंगे और वो ऑटोमेटेड हो जाएगा हॉलीडेज भी, ओके, लीव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटेड हो जाएगी। एंड लास्ट इज समथिंग पासवर्ड ऑथराइज पर्सन, एवरी यूजर वुड बी हैविंग पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, so that only eligible users, authorized persons are able to enter into the system। इस तरीके से आपको ये 7 पॉइंट्स सेट करने हैं। कोई भी डाउट रहा तो आप पिंग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। अपन ने पूरी कोशिश की है इसको याद रखने की। पहला पॉइंट क्या था, वो 5 चीजें लिखोगे। सेकंड पॉइंट क्या बना, 3 चीजें लिखोगे, एटीपी। थर्ड पॉइंट क्या बना, बहुत कम इन्फॉर्मेशन, फीचर्स में पहला क्या बना, मास्टर, एम्प्लॉय और वर्कमैन। सेकंड क्या बना, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट मास्टर। और उसके बाद उसमें क्या लिखा अपन ने, रेगुलर अटेंडेंस के लिए सेकंड में। थर्ड में क्या लिखा, मैग्नेटिक कार्ड और फिंगरप्रिंट, इन शब्दों पे आप खेल सकते हो। चौथा पॉइंट क्या बना, मंथली सैलरी ऑटोमेट हो सकती है। पांचवा पॉइंट क्या बना, एडवांसेस और लोन। छठा क्या बना, हॉलीडे मास्टर। और सातवां बना पासवर्ड और ऑथराइज्ड पर्सन। इस तरीके से ट्राई टू रिमेंबर द ह्यूमन रिसोर्स का आंसर एंड वी हैव कंप्लीटेड द नेक्स्ट मॉड्यूल एज वेल। वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर मॉड्यूल इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।